We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 3 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। कई बार पूरी कोशिश भी की गई कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए। कभी पुतिन की तरफ से पहल की जाती है, कभी ज़ेलेंस्की की तरफ से पहल की जाती है, लेकिन अब तक कोई भी फैसला, कोई भी बैठक जो है वो सफल रही नहीं है। तमाम तर्क वितर्क लगातार दिए जाते हैं। कभी इस बात का जिक्र होता है कि रूस जो है वो शर्तों के आधार पर चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ये युद्ध जो है अभी थमने, अभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल अपडेट्स क्या है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, आखिर रूस क्यों इतना आक्रामक एक बार फिर से हो गया है, यूक्रेन के पीछे आखिर किसका हाथ है कि यूक्रेन एक बार फिर से कुछ महीने रुकने और थमने के बाद, झुकने के बाद एक बार फिर से वो आक्रामक रुख जो है अपना रहा है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, किसका सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हमारे साथ सुमित सर और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन भी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? कल बैठक हुई थी, बैठक में कोई तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन वो बैठक भी विफल रही। आज हम ये सुन रहे हैं कि रूस की तरफ से बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, कई लोग अभी मारे गए हैं और नुकसान यूक्रेन को बहुत कुछ हो गया है। हम फेल नहीं कह सकते क्योंकि शुरुआत थी, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने टेबल पर अगर आके बातचीत कर रहे हैं तो बैठक कामयाब तो होनी ही नहीं थी। मतलब जो कुछ चीजों पर सहमति बनी है, जैसे कि युद्ध बंदियों को छोड़ने पर और जो डेड बॉडीज हैं कई सारे सैनिकों की, जो रशिया में भी हैं, यूक्रेन के सैनिकों की, यूक्रेन में है रशियन फोर्सेस के लोगों की, उन डेड बॉडीज को सौंपा जाएगा और युद्ध बंदियों को भी एक दूसरे में अदला बदली की जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बैठक के शुरू होने से एक दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस पर एक बहुत बड़ा हमला किया। बिल्कुल। और वो इतना बड़ा हमला था कि हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि अभी तक इस पूरे युद्ध में यूक्रेन की तरफ से इतना बड़ा हमला नहीं किया गया था। यूक्रेन की क्षमता सीमित थी। यूक्रेन की क्षमता सीमित थी। यूक्रेन जरूर रशियन हमलों को रोक रहा था, उनका प्रतिरोध कर रहा था, प्रतिकार कर रहा था, लेकिन पलटवार यूक्रेन उतना बड़ा नहीं ये ड्रोन हमला बहुत बड़ा था, क्योंकि ये जो रूस तो इतना बड़ा देश है कि उसमें कई सारे टाइम जोन है। और रूस का जो फार ईस्ट वाला इलाका है, जो साइबेरिया का इलाका है, उसको माना जाता है कि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं रहती है। लेकिन वहां पर पहुंचकर भी, इसीलिए कंपैरेटिवली उनके जो एयर बेसिस थे जहां पर अटैक किया गया, ड्रोन अटैक, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी थी नहीं, एयर डिफेंस उतना नहीं था, क्योंकि उन्हें आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर आकर हमला हो सकता है। लेकिन वहां पर भी छोटे छोटे जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं, एफपीवी ड्रोन, उनसे हमला किया गया और उसके बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, उनको नष्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। बातचीत से एक दिन पहले इस हमले को अंजाम देना मतलब एक मैसेज था कि हम उतने कमजोर नहीं है जितने कमजोर समझकर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले रोहन, हमने देखा था कि अमेरिका की तरफ से एक पहल की गई थी कि टर्की में एक बैठक हो जाए रूस और यूक्रेन की, तो बातचीत वहां पर हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। तो उस वक्त ट्रंप ने मना कर दिया कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, अरे माफ कीजिएगा, पुतिन ने मना कर दिया कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, मेरे जूनियर को जाएंगे। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी अपने जूनियर को भेज दिया, फिर वो भी नहीं गए। उसके बाद फिर रूस की तरफ से पहल की गई, हालांकि उससे पहले हमला हो गया। एक तरीके से इस पूरे, अगर हम देखें पूरे वाक्य को, तो इस बात का जिक्र हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि हमने पहल की शांति की, लेकिन रूस नहीं माना। रूस भी कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो भी ये साबित कर सके कि देखो, हमने भी पहल की शांति समझौते की, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। इसको आप किस तरीके से देखा? और ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सचिन, ट्रंप जब राष्ट्रपति बने इसी साल, तो उन्होंने उसी समय कहा था कि एक फोन कॉल से मैं रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दूंगा। अभी तक युद्ध रुक नहीं पाया है, 3 साल से जारी है। ट्रंप तो ये भी कहते आए हैं कि अब हाल ही में आप देखिए, ट्रंप का हालिया बयान जो था, उन्होंने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। तो बीच में जो अभी यूक्रेन ने रशिया में अटैक किया है, क्या ये ट्रंप के कहने पर हुआ है? क्योंकि ट्रंप का बयान और फौरन यूक्रेन का अटैक, वो भी रूस के अंदर सीमा से, ऐसा नहीं है कि जहां पर बॉर्डर लाइन पे जहां जंग जारी है वहां पर 5000 किलोमीटर अंदर जाकर यूक्रेन ने अटैक किया। और ये 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। जो एफपीवी ड्रोन्स के जरिए अटैक किया, वो मैं पढ़ रहा था, एनालिसिस सुन रहा था तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट्स के, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां 1.5 साल पहले ही वहां ड्रोन्स को मतलब भेजा गया गुप्त रास्ते से, वहां ट्रक के अंदर वहां ड्रोन्स को रखा गया था, जो रिमोट कंट्रोल से वो ऑपरेट हो रहा था। और अचानक उसको बीते दिनों वो खोलकर और ड्रोन्स को उड़ाए गए और तमाम वो जो रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बिंग प्लेन्स जो थे, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम थे, उसको उड़ा दिया गया। तो जाहिर तौर पर यूक्रेन अकेला तो नहीं है, यूक्रेन के साथ
और भी कई खिलाड़ी इसमें मौजूद है, नाटो है, और सबसे बड़ा हाथ तो अमेरिका का है, जो यूक्रेन को कहीं ना कहीं उकसाने का वो ट्रम्प जो कर रहे हैं काम, और पुतिन को लेकर उन्होंने लेकिन सुमित जी, जो बैठक हुई थी, आपको भी याद होगा, ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में, ट्रम्प ने जो फटकार लगाई थी जेलेंस्की को, हालांकि वो ऑन द कैमरा जिस तरीके से जेलेंस्की ने मैनेज किया और जवाब भी देने की पूरी कोशिश की, एक तरफ तो वो खुलेआम तौर पर ये डांटते हैं जेलेंस्की को कि आप आग से खेल, आप भी जो गलत काम कर रहे हैं, युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं। देखिए, यूक्रेन को हथियार और सपोर्ट देना, फंड्स देना, ये तो इस समय अमेरिका की पॉलिसी है एक्चुअली, तो अमेरिका दे रहा है। लेकिन ये जो हमला है, जो ड्रोन हमला किया गया, ये मुझे लगता है कि पुतिन के साथ साथ ट्रम्प के लिए भी जेलेंस्की का जवाब था। वी आर नॉट अ पुश ओवर। हमको आप इतना कमजोर मत आंकिए कि आप हमको फोर्स कर रहे हैं कि हम पुतिन की टर्म्स पे, कंडीशन पे जाके हम सरेंडर कर दें या राजीनामा कर लें या समझौता कर लें। तो अपनी ताकत जेलेंस्की ने ना सिर्फ पुतिन को दिखाई है इस हमले के बाद, ट्रम्प को भी पावर दिखाई है अपनी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सपोर्ट की बात है, तो पूरा झगड़ा ही इस चीज का है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध ही इस बात पर है कि यूक्रेन को अमेरिका ने उकसाया, उसको सपोर्ट किया, नेटो ने उसको उकसाया, पहले उसको यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए उसको उकसाया गया, फिर उसको नेटो में शामिल होने के लिए उकसाया गया। यही लड़ाई पुतिन की है यूक्रेन के साथ कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देना नहीं चाहते। नेटो संगठन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, वो कंप्लीटली रशिया के खिलाफ ही बना था। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो फिर नेटो के देशों की सेनाएं रशिया की बॉर्डर के और ज्यादा करीब आ जाएंगी, और अगर कभी ना कभी युद्ध हुआ तो फिर वो युद्ध रशिया की जमीन पर होगा। अच्छा, रशिया नहीं चाहेगा। अभी मैं पढ़ भी रहा था कि ये जो हमला हुआ आखिर ये 1 जून को ही क्यों हुआ। मेरे ख्याल से 1 जून 1996 को ही अपने परमाणु हथियार यूक्रेन ने रूस को दिए थे कि हम जो ये परमाणु की शक्ति है हम वो छोड़ते हैं, इसके बदले रूस ने कहा था कि हम भी आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं, हम भी आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन रूस ने धोखा दिया, जो जैसा कि आपने बताया कि यूनियन संघ में शामिल होने के लिए तमाम जो विवाद खड़े हुए, नाटो यूक्रेन के साथ है, अमेरिका इसके पीछे है, रूस को इसकी खिलाफत थी कि हमारी बाउंड्रीज में अगर ये आ जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा, हम पर हावी हो सकते हैं। इन सब से अगर देखें तो क्या इसमें रूस ने कहीं कोई धोखेबाजी की है यूक्रेन के साथ या फिर और किसी देश के साथ? रूस ने धोखेबाजी की है, लेकिन अकेले रूस ने धोखेबाजी नहीं की है ना, अमेरिका ने भी धोखेबाजी की है, ब्रिटेन ने भी धोखेबाजी की है। हुआ ये था कि जब यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, जिसका पार्ट रूस भी था, जिसका पार्ट यूक्रेन भी था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे कई सारे देश थे उसमें। तो जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990 के दशक की शुरुआत में, शायद 1991 में, तो उस समय पूरे यूएसएसआर में परमाणु हथियार तैनात थे अलग अलग जगह पर। जब देश टूट गया तो जिसके पास जितने परमाणु हथियार थे, जहां फैक्ट्रीज लगी हुई थी, जहां पर उनके कारखाने थे, हथियारों के कारखाने थे, जहां पर परमाणु हथियार तैनात थे या जहां पर परमाणु हथियार प्रोड्यूस किए जाते थे, वो उसी देश की प्रॉपर्टी बन गए। तो रूस के पास, तो रूस तो बहुत बड़ा देश था, लेकिन बाकी छोटे देश थे, लेकिन उनमें यूक्रेन भी बड़ा देश था। तो यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार आए थे, और वो अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर का देश था जिसके पास परमाणु वॉरहेड सबसे ज्यादा संख्या में थे उस वक्त। तो फिर एक डील हुई जिसमें तय किया गया कि भाई परमाणु शक्ति संपन्न जो 5 देश थे, जो कि सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर है, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन्होंने एक संधि की थी कि छठे देश को हम परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देंगे। लेकिन जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार आने की बात आई उस समय, तो यूक्रेन को कन्विंस किया गया, उसको परसुएट किया गया कि भाई आप अपने परमाणु हथियार छोड़ दो, उनको त्याग दो, तो उसके बदले में हम आपकी सुरक्षा करेंगे। रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इनके साथ उसकी एक डील हुई थी बुडापेस्ट में, शायद मुझे याद आ रहा है। लेकिन उस समय यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि अगर रशिया ही हम पर अटैक कर देगा तो क्या होगा, आप तो गारंटी दे रहे हो हमारी, रशिया खुद, बोरिस येल्त्सिन उस समय राष्ट्रपति थे, गारंटी ले रहे थे, लेकिन अगर रशिया ने खुद अटैक कर दी, क्योंकि यूक्रेन की जो दुश्मनी थी वो तो रशिया के साथ ही थी शुरू से, तो कहा गया कि नहीं, हमला नहीं होगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यूक्रेन की गलती ये हुई कि यूक्रेन ने इसके बदले में कोई लिखित गारंटी नहीं ली थी इन देशों से, तब जाकर उन्होंने परमाणु हथियार सौंपने चाहिए, तो उन्होंने अपने परमाणु हथियार सौंप दिए रशिया को। ये मौखिक तौर पर मेरे ख्याल से हो हाँ, गया नहीं, मौखिक भी और थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी भी हुई थी, लेकिन एक परमानेंट गारंटी नहीं दी गई थी जिससे कि यूक्रेन की सुरक्षा हो सके। उसने अपने सारे परमाणु हथियार सौंप दिए गए,
और अगर परमाणु हथियार यूक्रेन के पास होते तो संभवतः इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है रोहन कि अभी हम देख रहे हैं हमले बैक टू बैक हो रहे हैं। यूक्रेन ने तबाही मचाई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, लगभग 17,000 करोड़ का नुकसान रूस को हुआ इस हमले में जो यूक्रेन ने किया। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं रूस ने धमकी दी कि हम ऑरिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग देंगे, जो कि सूर्य की किरणों से, सूर्य का जो तापमान है उससे कई गुना ज्यादा है और उससे नुकसान यूक्रेन को काफी ज्यादा होगा। अभी हमले भी बैक टू बैक हो रहे हैं। अभी भी रूस की तरफ से दावा किया कि कई लोग जो है वो मारे गए हैं। अब ये युद्ध का जो विस्तार हो रहा है ये कितना और आगे बढ़ने वाला है, और अब तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अलग अलग कंट्रीज हों, वो भी अब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। सचिन देखिए, पुतिन का कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा था, काफी टाइम पुराना, इस आई थिंक फरवरी का इस साल का वीडियो है, वो वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम यूक्रेन को राख बना देंगे और इतने खतरनाक वॉरहेड वाले वो हथियार से हमला करेंगे जो सूर्य के तापमान तक वो पहुंच सकता है। तो वो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हालिया बयान है पुतिन का, वो नहीं है, ये क्लियर करूंगा। और ऑरिस्टिक मिसाइल का जो आपने जिक्र किया, हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद खतरनाक मानी जाती है। सुमित तो इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं और डिटेल उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि सुमित आपने बताया कि ट्रंप पुश ओवर नहीं कर रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की ने कहीं ना कहीं ट्रंप को एक तरह से मैसेज देने के लिए भी ऐसा किया है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से अभी यूरोप और अमेरिका के बीच टेंशन्स चल रही हैं, तो यूरोपीय देश जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को बैकअप दे रहे हैं और इस तरह कहीं ना कहीं उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ट्रंप जो एक तरह से शांति दूत जो बनकर कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं कि हम शांति समझौता करवा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच भी वो कह रहे थे, रूस और यूक्रेन के बीच भी कह रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच, मतलब शांति दूत जो बनने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो कहीं यहाँ यूरोपीय देश कोई बड़ा खेल तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा भी कि यूक्रेन ने अभी ब्रिटेन से आई थिंक सैनिक मांगे हैं युद्ध क्षेत्र में हेल्प के लिए। तो क्या इसमें क्या यूरोपीय देशों को लेकर क्या ऐसा आपका? देखिए, यूरोपीय देशों के कंसर्न्स और अमेरिका के कंसर्न दोनों में अब डिफरेंस आ चुके हैं। एक जमाना था जब यूरोपीय देश अमेरिका के साथ चलते थे, यूरोपीय देशों की सुरक्षा अमेरिका करता था, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद से एक थिंकिंग अमेरिका में डेवलप हो रही है कि हम लोग क्यों यूरोप की सुरक्षा के लिए इतना पैसा खर्च करें। नेटो के बजट में ट्रंप पहले भी ये बात बोलते रहे कि नेटो के बजट का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देश खुद खर्च करें ताकि हम उनकी सुरक्षा का हमें पैसा मिले। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का फोकस इस वक्त अगर हम देखेंगे तो ट्रंप की पहली प्राथमिकता जो है वो है मिडिल ईस्ट में मैटर को सॉल्व कराना, ईरान के साथ मैटर को सॉल्व कराना, क्योंकि यूरोप में भले ही कितना भी बड़ा युद्ध छिड़ जाए, वो रहेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में, अमेरिका की एंट्री की होने की संभावना उसमें बहुत कम है। अमेरिका पिछले 3 साल से हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, अच्छे से अच्छे खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, खुद, लेकिन अपने सैनिकों को इनडायरेक्टली भले ही भेज रहा हो मर्सनरीज के तौर पर, लेकिन अमेरिका ऑफिशियली वहां पर उसमें एंट्री उसकी नहीं है। और नंबर 2, यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। अमेरिका की जनता जो है इस चीज से अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि हम यूक्रेन की कितनी मदद करें। कई सारे सर्वेज ऐसे आए हैं जिसमें रिपोर्ट है कि अमेरिकन सब नहीं चाहते कि हम जरूरत से ज्यादा मदद करें, तो अमेरिका वहां इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ईरान के साथ इजराइल का, वहां पर अमेरिका का उसमें कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना लाजमी होगा और मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि ईरान के सामने इजराइल उतने दिन नहीं टिक सकता है बिना अमेरिका की मदद के। इजराइल ने अभी तक मिडिल ईस्ट पर जितनी भी जंग जीती हैं, चाहे पहला अरब इजराइल युद्ध हो, दूसरा या तीसरा हो, उन सब में अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी डायरेक्ट मदद की थी। तो यहाँ पर इजराइल एक टक्कर जरूर दे सकता है ईरान को, लेकिन ईरान इजराइल की तुलना में बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन में। तो फिर अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान का मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर इजराइल तैयार बैठा है ईरान से युद्ध करने के लिए, और उसके पीछे अमेरिका रहेगा। और अगर युद्ध हुआ तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को कूदना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल एक तरीके से कहा जाए, अगर मैं सरल शब्दों में करूं, कि इजराइल इस पूरे इलाके में अमेरिका के लठैत की भूमिका में रहता है। जितने भी ये ऑयल रिच कंट्रीज यहाँ पर हैं, सब में ऑयल मिलता है ज्यादातर इसमें, तो वहाँ इजराइल अमेरिका का एक पक्का एलाई है, और जो काम अमेरिका खुद नहीं करना चाहता वो इजराइल के जरिए कराता है। लेकिन जब इजराइल के अस्तित्व पे खतरा बैठेगा तो उसको अमेरिका बचाने के लिए अमेरिका को सामने आना ही पड़ेगा। तो ट्रंप की प्राथमिकता उस युद्ध को रुकवाने की है जो हो सकता है इजराइल और ईरान के बीच में। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूक्रेन युद्ध रुक जाए, बंद हो जाए। उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। लेकिन इसमें वो लगातार फेल साबित हो रहे हैं। इसका फायदा व्लादिमीर पुतिन उठा रहे हैं, ट्रंप की इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो पीस का ऑफर किया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन उससे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
मैं जो जानकारी हमने पुतिन की मंशा क्या है सुमित? पुतिन की जो मंशा है 3 रोहन, साल से ये नहीं, पुतिन की मंशा अब क्लियर है कि यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। यूक्रेन किसी भी तरीके से यूक्रेन जो है नेटो देशों या फिर यूरोपीय यूनियन के करीब नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन की मिलिट्री जो इतनी पावरफुल हो गई है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से हथियार मिलने के बाद, वो उसको डाउनग्रेड किया जाएगा, उसके पास उसको और पावरफुल न होने दिया जाएगा और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है यूक्रेन में वो बरकरार रखा जाएगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि पुतिन चाहते हैं कि अब यूक्रेन में एक पपेट सरकार रहे, जैसे कि पहले रहा करती थी जेलेंस्की से कुछ समय पहले तक। वो अब शायद वो नहीं होने देना चाहता है, यूक्रेन भी, जेलेंस्की भी नहीं होने देना चाहेंगे, वो सी बात है, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे। यहाँ पर बात फंसी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इतने जो फ्रंट खुल गए हैं, ये ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, अभी भारत पाकिस्तान के बीच भी मतलब इतना तनाव जो कह रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात होती है, ये पार्ट वाइज थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो रहा है, विश्व युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है और पार्ट वाइज ये कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, ये कहीं ईरान इजराइल के बीच देखता है, कहीं रशिया यूक्रेन, इस तरह से आप क्या क्या कैसे और ये जो हालिया में यूक्रेन ने जो अटैक किया है, ये क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक ये बात पहुंच सकती है? क्या रशिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, आपको लगता है? देखिए, जहां तक परमाणु हथियार, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में इतने ज्यादा हथियार हो चुके हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको न्यूक्लियर वॉरहेड ही इस्तेमाल करना पड़े। रशिया के पास कई सारी ऐसी मिसाइल्स हैं, जिस मिसाइल की आप चर्चा कर रहे थे वो खुद इतनी पावरफुल है। कई मिसाइल्स ऐसी हैं जो कि आपको परमाणु हथियार के बराबर ही डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि परमाणु युद्ध हो, क्योंकि परमाणु युद्ध बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये खबरें एकदम बहुत ज्यादा सचिन चलती हैं, हम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि अब तो परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। नहीं, ये तो खबरें तो भारत पाकिस्तान के जो 3 दिन के स्क्रिमिश हुए थे, कितना आसान है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना। परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और बहुत ज्यादा आपके ऊपर दबाव रहता है, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में जब हम लगातार कवरेज कर रहे थे तो एक एक्सपर्ट जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने भी इस बात का जिक्र दिया कि परमाणु हथियार का हमला करना बहुत कठिन है, आसान नहीं आप कह सकते इसे। पहली बात तो इसे असेंबल करना पड़ता है, अगर आपको हमला करना है तो आपको उसकी प्लानिंग करनी होती है। मेरे ख्याल से शायद आपको अमेरिका को और यूएन को ये बताना भी होता है कि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसे भी कुछ क्लॉजेस हैं मेरे ख्याल से जो उन्होंने मुझे बताया। तो इतना आसान नहीं है, और शायद जैसा कि आपने भी कहा कि उससे भी और भी खतरनाक हमारे पास मिसाइलें हैं, और भी तमाम जो कंट्रीज है उनके पास भी मिसाइलें, उसका इस्तेमाल करके हम और भी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना। और ये विश्व युद्ध वाली बात जो तुमने कही थी, वो मैं बताऊं कि विश्व युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। वो जमाना और था जब पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुए थे, 1945 तक दोनों विश्व युद्ध हो गए थे, तो 100 साल के तकरीबन होने जा रही है। तो अब इसको आप देखो ना, विश्व युद्ध का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के कई सारे विश्व की सेनाएं या उनके सरकारें इसमें इन्वॉल्व हो। यूक्रेन रशिया का जो युद्ध जहां से शुरू हुआ, तो आप देखिए कि इसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। यूक्रेन को मुझे लगता है ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो और बाकी नेटो के देशों, सारे लोग हथियार दे रहे हैं, अमेरिका हथियार दे रहा है। नंबर 1, हथियारों के अलावा दे हैव बूट ऑन द ग्राउंड्स, वहां पर इनके फौजी भी हैं मौजूद यूक्रेन में, जो एक एडवाइजर की भूमिका में अभी है। वियतनाम अमेरिका का युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका के फौजी वियतनाम में पहले एडवाइजर के तौर पर ही गए थे। यहाँ पर एडवाइजर के तौर पर, ट्रेनिंग देने के वाले इंस्ट्रक्टर के तौर पर अमेरिका के, ब्रिटेन के फौजी ऑलरेडी यूक्रेन में मौजूद हैं, लड़ भी रहे हैं मर्सिनरीज के तौर पर। बीच बीच में उनकी मौत होती है, उनकी डेड बॉडीज आती हैं, तो खबर आती है कि फलाना नेवल मरीन था जो कि नेवी से रिजाइन देकर वहां लड़ने पहुंच गया था। ऐसा नॉर्मली में होता नहीं है कि 25 साल 20 साल की उम्र में रिजाइन देकर लड़ने मर्सिनरी बन के पहुंच जाए, तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी तरफ रशिया की फोर्सेज में अगर हम देखेंगे तो वहां तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। वहां पर नॉर्थ कोरिया के फौजी आकर 10,000 से ज्यादा फौजी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, है ना। चाइना की तरफ से भी उसको भरपूर मदद मिल रही है। ईरान की तरफ से उसको शायद ड्रोन्स मिल रहे हैं, ड्रोन्स की फैक्ट्री ईरान ने रशिया में जाकर लगा दी है। तो एक तरीके से एक वर्ल्ड वॉर ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो इजराइल को तो वेस्टर्न कंट्री से जितनी मदद मिलती है सबको पता है, लेकिन ईरान के पास जो उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो यमन के हूती हों या लेबनान के हिजबुल्ला हों, इनको भी मदद मिल रही है ईरान की तरफ से। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि हूतीस को जो शिप में, जो लाल सागर में वो लोग शिप्स को अटैक करते हैं, उनका डेटा, उनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन उनको रशिया के जरिए मिलती थी वाया ईरान। तो वर्ल्ड पावर, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है ना ग्लोबलाइजेशन में, तो अब चीजें, आप जरूरी नहीं कि आपको किसी 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो किसी की मदद करके उसको नुकसान पहुंचा दो, अपने फौजी ही भेजोगे। देखिए, युद्ध के मैदान में अब जंग नहीं जीती जा रही है, अब टेबल पर आप बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद ही आप जंग जो है वो सुलझा पाएंगे या फिर जीत पाएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये जो युद्ध का विस्तार अलग अलग मोर्चों पर हो रहा है, अलग अलग फ्रंट्स खुल गए हैं, आखिर ये आने वाले वक्त में हमारे दुनिया को कहां पर लेकर जाएगा? और सबसे बड़ी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के जो युद्ध अभी लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।